नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दी फाइनल ट्रूथ। आज हम दी फाइनल ट्रूथ टॉक्स मतलब TFT टॉक्स इस सीरीज के अंदर एक वीडियो बनाने वाले हैं। टॉपिक क्या है ये आप टाइटल देख के समझ गए हैं। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से पूरी दुनिया में इस बात को लेके बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, देश में भी और विदेशों में भी, कि ये आखिर हो क्या रहा है। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर होगा तो उसके परिणाम क्या होंगे? नहीं हो इसके लिए कौन कौन क्या क्या कर रहा है? इस झगड़े के बुनियाद में आखिर है कौन? किस वजह से ये झगड़े शुरू हुए हैं? क्या है इसका इतिहास? क्या है इसका वर्तमान? और इसका भविष्य क्या होने वाला है? इन्हीं बातों पे आज की इस वीडियो में हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ हमारी बाकी सब वीडियो की तरह ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा। तो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, इस झगड़े के मूल में है 2 देश। एक है छोटा सा यूक्रेन और एक है बहुत बड़ा रशिया। अब छोटा सा यूक्रेन, बड़ा रशिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है भौगोलिक क्षेत्र को अगर देखेंगे तो यूक्रेन रशिया के सामने कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा बोले तो रशिया यूक्रेन से 28 गुना बड़ा है। आप सभी जानते हैं रशिया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाला देश है। भारत से वो 3 गुना बड़ा है और जिसके साथ उसका भी झगड़ा चल रहा है वो यूक्रेन से वो 28 गुना बड़ा है। लेकिन फिर भी यूक्रेन के साथ वो लड़ाई करना चाहता है। ऐसा क्यों होता है कि रशिया यूक्रेन के साथ हमेशा से झगड़ा करने के लिए उत्सुक रहता है? उसकी कुछ वजह है। वजह यह है, यूक्रेन ये मुल्क कभी भी स्थिर देश नहीं हुआ है। जब मैं ऐसा कहूँगा कि वो स्थिर देश नहीं हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन में हमेशा से कुछ ना कुछ हलचलें होती रहती हैं और ये उसका बहुत पुराना इतिहास है। और उसके लिए उसने बहुत सारी कोशिशें की कि अपना देश हमेशा स्थिर रहे। लेकिन जब से वो देश बना है 1921 से लेके, अगर हम इतिहास को उठा के देखेंगे तो 1921 में पहली बार यूक्रेन एक अलग राष्ट्र के रूप में सामने आया। तब से लेके दूसरे विश्व युद्ध, उसके बाद USSR का गठन, उसमें यूक्रेन की खास भूमिका थी USSR के गठन में। उसके बाद USSR का विभाजन होना, फिर यूक्रेन एक अलग देश बनना फिर से एक बार, से लेके 2014 जिसमें रशिया ने उसके एक शहर, एक बेट प्रायद्वीप पे हमला करके उसको अपने कब्जे में कर लिया था, तब से लेके आज तक। और इन सब में यूरोप के नाटो संगठन का भी बहुत इम्पोर्टेंट हाथ रहा है। अब नाटो संगठन का जब जिक्र आता है तब जाहिर सी बात है वहाँ पे अमेरिका का भी उल्लेख करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब अमेरिका का उल्लेख होता है तब आप अमेरिका और रशिया इन दोनों के बीच चल रहे कोल्ड वॉर को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये यूक्रेन के साथ जो हो रहा है उसे ही एग्जैक्टली अमेरिका और रशिया का कोल्ड वॉर कहते हैं, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 1991 में USSR के विभाजन के बाद यूक्रेन एक अलग राष्ट्र के रूप में सामने आया, लेकिन उसकी USSR बनाने की जो योजना थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी थी और उसी के लिए खुश होकर USSR के उस टाइम के अध्यक्ष निकिता क्रुश्चेव ने उनको उनका एक प्रायद्वीप, जिसका नाम है क्रीमिया, भेंट स्वरूप दिया था। अब यूक्रेन बिल्कुल रशिया के वेस्ट बॉर्डर से सटा हुआ देश है, जो काम करता है रशिया और यूरोप को जोड़ने का, क्योंकि अगर रशिया को यूरोप में कुछ पहुंचाना हो तो वो यूक्रेन के रास्ते ही जाना पड़ता है। इसके लिए भी यूक्रेन का बहुत ही ज़्यादा महत्व रशिया के लिए है। उसके अलावा रशिया के पास पूरी दुनिया का 15% गैस का भंडार है। अब इतना बड़ा गैस उत्पादक देश है तो वो अपनी गैस यूरोपियन कंट्रीज़ को बेचता है पाइपलाइन के ज़रिए, जो जाती है
सभी यूक्रेन के देश से होके। अब रशिया को अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है या फिर फिक्स करके रखना है तो उसको यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर यूक्रेन ने ना कर दी तो रशिया की तरफ से यूरोप में जाने वाली गैसें बंद हो जाएगी, जिसका यूरोप पे बहुत ही बड़ा असर होगा, क्योंकि यूरोप के ज़्यादातर देश रशिया से आने वाली गैस के ऊपर निर्भर हैं। क्योंकि यूरोप ये एक ठंडा प्रदेश है, यह आप सभी जानते हैं। अब इस ठंडे प्रदेश को गर्म रखने के लिए गैस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो वो सभी गैसें रशिया की तरफ से यूक्रेन के रास्ते यूरोप में पहुंचती है। ये तो होगा एक बिजनेस का रास्ता, लेकिन इसमें सिर्फ बिजनेस यही नहीं है। इसके अलावा इसमें एक और पेंच है, वो है रशिया और अमेरिका के बीच का झगड़ा। अब ये झगड़ा क्या है? 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चालू रहा। इस दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया इन दोस्त राज्यों ने मिलकर जर्मनी, इटली इन जैसे नाजी राज्यों को परास्त किया था। लेकिन इस दौरान 1945 में इन सब से आगे निकलकर अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा के इन सब में से अपना वर्चस्व दिखा दिया था। लेकिन इस बात से सबसे ज़्यादा नाराज हुआ था सोवियत यूनियन संघ। उनके हिसाब से अगर अमेरिका के पास इतने ताकतवर हथियार थे तो उनको दोस्त राष्ट्रों को बताना चाहिए था। वो बात उन्होंने छुपा के रखी। इसी बात का गुस्सा सोवियत यूनियन संघ उस वक्त के आज के रशिया के मन में कई सालों तक दबा रहा, और यही से शुरू होती है इन दोनों देशों के बीच शीत युद्ध की शुरुआत। और इस शीत युद्ध में अमेरिका ने पहली पारी खेलते हुए उन्होंने यूरोप के 12 देशों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम है नाटो। इसका मतलब ये हुआ कि 12 देश जो नाटो संगठन के साथ आए उन पे अगर कोई हमला करता है तो वो हमला अमेरिका पर माना जाएगा और सभी देश एक साथ आके उस सामने वाले देश के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। तो इस नाटो को उत्तर देने के लिए रशिया ने एक और संगठन बनाया यूरोपियन कुछ देशों के साथ। उसका नाम है वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और फिर यूरोप बट गया दो खंडों में, एक नाटो के बीच में और वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसके बीच। लेकिन आज के समय में देखी जाए तो नाटो संगठन ही सबसे बड़ा संगठन है, क्योंकि यूरोप में से ज़्यादातर देश जिसमें शामिल है अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयरलैंड, इटली, लैटविया, लिथुनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड, पोलैंड, पोर्तुगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, ब्रिटेन, तुर्की इन जैसे बहुत सारे नाम, 30 से भी ज़्यादा देश इस नाटो संगठन में आज के तारीख में कार्यरत है। तो इन दो संगठनों के बीच ये हमेशा टकरार होती रहती है। अब रशिया इस मुद्दे को अपना प्रतिष्ठा का विषय क्यों बना रही है, उसका रीज़न है अब तक नाटो संगठन रशिया के पास वाले देशों में कभी कार्यरत नहीं रहा। लेकिन एस्टोनिया, लैटविया और नॉर्वे इन 3 देशों को नाटो में शामिल करके अमेरिका ने ये दिखा दिया कि नाटो संगठन रशिया के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, क्योंकि इन तीनों देशों के सीमा रेखाएं रशिया से मिलती है थोड़ी थोड़ी। लेकिन अब इसमें एक और ट्विस्ट है कि यूक्रेन भी अब नाटो में शामिल होना चाहता है। और अगर ऐसा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नाटो और उसके सैनिक यूक्रेन में आके बस सकते हैं, जो कि सबसे बड़ी सीमा रेखा शेयर करते हैं रशिया के साथ। अब इसी यूक्रेन को नाटो में जाने से रोकने के लिए ये सब रशिया खेल कर रही है। अब ये यूक्रेन नाटो में जाना चाहता है, उसकी भी वजह है। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 2014 में यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति ने नाटो में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसके खिलाफ वहाँ के लोगों ने उसके खिलाफ सशस्त्र आंदोलन किया और उनको सत्ता से बेदखल कर दिया। और इसी का कारण देते हुए रशिया ने अपने रशियन लोगों की भलाई के लिए, हितों के रक्षण करना है, ये बोल के यूक्रेन का क्रीमिया ये प्रायद्वीप हासिल कर लिया। उसके बाद वहाँ के यूक्रेन के लोगों में रशिया के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखने लगा।
उसके बाद जो राष्ट्रपति, आज के जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, वो नाटो समर्थक हैं और उनको 2021 में ही नाटो में सम्मिलित होने का प्रस्ताव नाटो संगठन की तरफ से ऑलरेडी दिया गया है। और इसी बात को लेकर रशिया गुस्से में है और अभी यूक्रेन के साथ झगड़ा करना चाहता है या फिर लड़ाई करना चाहता है। अब इसका परिणाम क्या हुआ है? इसका परिणाम ये है कि रशिया ने अब तक अपने 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिक यूक्रेन की सीमा पे तैनात कर लिए हैं और वो बार बार आंखें दिखा रही है नाटो को कि अगर आपने यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित कर लिया तो हम हमला ज़रूर करेंगे। तो दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन के साथ बिल्कुल ताकत से खड़े हैं और आसार युद्ध के ज़रूर है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यूरोप ही वो जगह है जहाँ से दो विश्व युद्ध छेड़े गए हैं। अब इस तीसरे विश्व युद्ध के लिए भी यूरोप अपने आप को जिम्मेदार मानने के लिए तैयार ज़रूर नहीं होगा, क्योंकि अगर इस बार ये विश्व युद्ध खेला गया तो उसके बहुत ही बुरे परिणाम सभी देशों पे होंगे, क्योंकि आज के समय में हर देश किसी न किसी वजह से एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर यूक्रेन और रशिया के साथ झगड़े होते हैं तो उसका हर देश पे, दुनिया के हर मुल्क पे प्रभाव ज़रूर पड़ेगा, जिसमें भारत भी शामिल है। आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। धन्यवाद।